लिख लो भैया हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर। चलो भाई इधर देखो यार, मैंने तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में भी बताया था कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होगा, किस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करने की वजह से। यार हम बिल्कुल, ये तो ठीक ही है, लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल, अगर मेरा कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो ईएम वेव्स। बिल्कुल, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ईएम वेव्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसके बिल्कुल उस पे आ जाओ, बेसिक्स पे। भैया ये मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में भी बताया कि हमारे पास देखा जाए तो है बेसिकली तीन एक्सिस, एक्स वाई जेड। सपोज मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस में मेरी वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब हमारा वेव का प्रोपोगेशन किसमें हो रहा है, एक्स एक्सिस में। एक्स। तो हमारे पास बची वाई एक्सिस एंड दी जेड एक्सिस। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया हमारे वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन दी जेड डायरेक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा वेव। और खासियत क्या है कि ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चेक करो पहले, यहां तक की बात आपको क्लियर है या रिपीट करना। क्लियर क्लियर। ठीक है, तो इसको समझाया कुछ इस तरीके से जाता है कि भैया ये समझ लो कि ये वाई एक्सिस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जेड एक्सिस हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी वेव इस तरीके से आगे पीछे एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर सकती है। तो इधर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इधर मैंने अज्यूम कर लिया कि वेव हमारे पास वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो जो हमारी वेव ट्रैवल करेगी, वेव ट्रैवल करेगी एक स्पीड सी से, तो इधर मैं स्पीड लिख रहा हूं सी, वो होगी हमारी इन दी एक्स एक्सिस। भैया डन है यहां तक की बातें। यस सर यस सर। अब यार हमें क्या करना है, इस वेव से रिलेटेड इन सब चीजों को पढ़ना है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया वेव का क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैक्सवेल ने दिया था। फिर मैक्सवेल ने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पूरा एक समराइज कर दिया था। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली चैप्टर है कहां से स्टार्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट से। हो गया, चलो डन। जो भी आप चैप्टर की मेन यहाँ पे बात है यार, अगर आपको याद हो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये चीज पढ़ी हुई है। आपको तो राकिब सर ने पढ़ाया हुआ है, आपने ये डिटेलिंग में करा हुआ भी है। भैया मैग्नेटिक इफेक्ट में, या फिर आप ये कह लो आपने ये पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेरेडेज लॉ। मेरे को बताओ व्हाट इज फेरेडेज लॉ। अरे भाई, ओ क्या हो गया, फेरेडेज लॉ याद नहीं है। माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। भाई वेरी गुड। फेरेडेज लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी भी रीजन में हमारी इलेक्ट्रो सॉरी किसी भी रीजन में अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, भैया वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके हैं भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हैं। वेरी गुड। एक तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, दूसरा या तो एरिया चेंज कर दो, तीसरा या एंगल, मतलब इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दो। तो फेरेडेज ने क्या कहा कि अगर कभी भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डी टी, अगर ये कभी भी चेंज हो रहा है तो ये हमेशा एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पे ई इन लिखते हैं, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं। और डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेगेटिव साइन। तो याद रखो माइनस साइन वैल्यू नहीं बता रहा है,
माइनस साइन का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बता। अभी मैं फिलहाल वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो इसलिए बस मैं अभी सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यार ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस्ड होगा। करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं पे भी करंट होगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी ना, क्योंकि करंट होता है चार्जेस की वजह से, और चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। भाई क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी सर, क्लियर है। तो सीधे सीधे एक लास्ट लाइन लिखो जो इसका ब्रीफ अप है। भैया ब्रीफ अप क्या है? whenever there is a change in magnetic flux, ब्रैकेट में लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड, whenever there is a change in magnetic flux या मैग्नेटिक फील्ड, भैया ये हमारा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा प्रोड्यूस करेगा इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल ने क्या कह रहा है इसमें? मैक्सवेल कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मतलब वो हर चीज सिमेट्री चाहती है। वो कह रहा है नेचर के अंदर जो भी चीज होगी हर कोई चीज सिमेट्री चाहती है। सिमेट्री का मतलब कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, फिर तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए। कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा दूं तो फिर क्या प्रोड्यूस हो जाना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। तो ये उसने कैसे प्रूव किया, कैसे फाइंड आउट किया, अब वो देखेंगे। इसको यहाँ तक नोट डाउन हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। एक मिनट सर। हाँ ठीक है, आराम से कर लो। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आज में खत्म भी हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, आराम से कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया, चलो लेट्स प्रोसीड। अब यार मैक्सवेल ने ये कैसे प्रूव किया कि भैया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक नए करंट का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। समझो भैया डिस्प्लेसमेंट करंट अब क्या है और कैसे उसने फाइंड आउट किया। यहाँ पे यार उसने बेसिकली क्या किया, ये एक वायर ली और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और इसको उसने कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। यहाँ पे उसने कनेक्ट कर दिया भैया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। हमें पता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब क्या होगा कि भैया कंटिन्यूअसली हाफ हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज होगी। पहले इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो हाफ साइकिल के बाद इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो सपोज पहले फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं कि भैया ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो उसकी वजह से ये वाली कैपेसिटर की प्लेट कैसी बन गई होगी? पॉजिटिवली चार्ज। और ये वाली प्लेट क्या बन गई होगी? नेगेटिवली चार्ज। और इस वाली वायर में भैया यहाँ वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा। क्या कैपेसिटर के बीच में भी करंट फ्लो कर रहा होगा, या कैपेसिटर के बीच में तो वैक्यूम है तो वहां पे करंट नहीं आएगा? नहीं आएगा। भैया कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो वैक्यूम होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो सिर्फ उन रेड मार्क्स एरो पे कर रहा है, वायर पे। अब यार मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जब भी उसमें करंट फ्लो करेगा, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस तरीके की कॉन्सेंट्रिक लूप्स में बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनती है। तो एक बार कहानी यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ। भाई हमने कहा कि अगर कभी भी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो करेगा, तो बायो-सावर्ट्स लॉ ने क्या बताया हुआ था? करंट कैरिंग वायर, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए हमें? करंट चाहिए ही चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने ना यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज पॉइंट पी। तो यार ये पॉइंट पी के नीचे तो वायर है और उस वायर में करंट फील्ड फ्लो कर रहा है। तो भैया अगर इस पॉइंट पी पे मैं कोई मैग्नेटिक कंपास रखूं तो क्या मेरा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही कि भैया मैं कैलकुलेट बीपी के लिख दूंगा। बीपी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आर जो इसका रेडियस होगा।
सिमिलरली उसने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, सपोज पॉइंट क्यू। भैया ये पॉइंट क्यू के नीचे भी करंट कैरिंग वायर है, तो अगर पॉइंट क्यू के ऊपर भी मैं कोई मैग्नेटिक नीडल रख दूं, मैग्नेटिक कंपास रख दूं, तो क्या ये भी डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। बिल्कुल करेगी, क्योंकि भैया नीचे वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आर पे कोई एक मैग्नेटिक कंपास रखूं, तो क्या पॉइंट आर पे हमारे पास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं सर। तो भैया पॉइंट आर के नीचे कोई वायर नहीं है, कोई वायर नहीं है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो आएगी। लेकिन हमने देखा, मतलब बेसिकली मैक्सवेल ने देखा ऐसा नहीं हो रहा है। मैक्सवेल ने देखा कि पॉइंट आर पर भी हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। भैया पॉइंट आर पे भी अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब पॉइंट आर पे क्या होगा? कोई ना कोई करंट होगा। तो लेकिन पॉइंट आर पे करंट आया तो आया कहां से, ये सोचने वाला टास्क हो गया। मैक्सवेल ने भाई सीधा सीधा कहा पॉइंट आर पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि नीचे करंट कैरिंग वायर है। पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि करंट कैरिंग वायर है। लेकिन उसको लगा था कि यार पॉइंट आर पे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि पॉइंट आर के वहां तो कोई करंट ही नहीं है। लेकिन उसने देखा कि यार मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर से आई होगी, तो फिर यहाँ पे करंट आया तो आया कहां से? या फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो अब उसका कॉन्सेप्ट समझो। मैक्सवेल ने इसको भैया डिटेलिंग में पढ़ा, सोचा, समझा। उसने कहा भैया कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो उसने सीधे सीधे मुद्दे की क्या बात करी, उसने बोला कि यार एम्पेयर्स तुम गलत हो। भैया एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी बताओ जरा, क्या है एम्पेयर सर्कुलर लॉ? लोगों को पुराने टॉपिक्स कम याद है। हाँ बोलो बोलो, एम्पेयर सर्कुलर लॉ। म्यू नॉट आई। भाई वेरी गुड। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से, तो मतलब देखो इसमें बेसिकली तीन चार लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से बीडीएल किसी भी एक क्लोज लूप से, बीडीएल, डीएल का मतलब क्लोज लूप, किसी भी एक क्लोज लूप से मैग्नेटिक फील्ड तभी होगी जब उसके अंदर कोई करंट होगा। लेकिन पॉइंट आर के लिए, भैया पॉइंट आर के लिए आई एनक्लोज्ड जीरो था, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि भैया तुम एम्पेयर सर्कुलर लॉ तुम गलत हो, तुम कहीं ना कहीं चीजों को मिस कर रहे हो, ये फुल सही फॉर्मूला नहीं है। अब उसने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, बस एक बार ये लास्ट चीज चेक कर लो। भैया लास्ट चीज ये चेक हुई कि उसने ये कैपेसिटर की प्लेट ली, उसने कहा कि यार इस कैपेसिटर को, प्लेट को हमने किससे कनेक्ट किया था? इस कैपेसिटर की प्लेट को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया था। तो अगर इस कैपेसिटर की प्लेट को मैं एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं, तो पहले हाफ साइकिल में तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब राइट साइड रही होगी। यस सर। यस सर। क्योंकि भैया स्टार्टिंग में तो ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव बन गई थी। लेकिन अगर अब मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। डिक्रीज मत बोलो, चेंज होती जा रही है। तो भैया हमने देखा पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक तो कांस्टेंट नहीं है, एक तो भैया ये कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। अब बात करो मैग्नीट्यूड की, क्या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी या इसकी वैल्यू चेंज होगी? चेंज होगी। भैया चेंज होगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का पोटेंशियल और करंट क्या सेम होता है या चेंज होता है? वेरी करता है। भैया वेरी करता है। अभी हमने लास्ट क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट ही करा है। तो अब भैया ऑल्टरनेटिंग सोर्स का पोटेंशियल एज वेल एज करंट, जब करंट और पोटेंशियल वेरी कर रहा है, करंट की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा? चेंज करेगा। तो उसने कहा कि भैया देखो बन गई सिमेट्री। क्या सिमेट्री बन गई? उसने कहा
कि अभी तक तो हमने सिर्फ यही पता था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसने कहा भैया यहाँ पे सिमेट्री आ रही है। उसने कहा कि भैया यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से, वो क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और इसलिए पॉइंट आर पे हमारे पास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इमेजिनरी करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में करंट नहीं है, एक्चुअल में क्या है? वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट को जैसे रिलेट करते हैं ना, वैसे ही उसने इधर रिलेट किया। उसने कहा एक्चुअल में इस वाले रीजन में, इस वाले लूप से कोई करंट पास नहीं कर रहा, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो हम एक इमेजिनरी करंट मान सकते हैं, और उस इमेजिनरी करंट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम आईडी से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक तरीके से एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनरी करंट है जो बस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने क्या कहा? उसने कहा भाई एम्पेयर भाई तू बुरा मत मान, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा फॉर्मूला सही है, बस थोड़ा सा कहीं मिसिंग चीज है। तो उसने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, मैक्सवेल ने एम्पेयर्स के साथ प्रॉपर स्टडी करी और इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। वो हमारा कहलाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विच इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ। उसने कहा कि करंट कैरिंग वायर के लिए तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तुम वहां के लिए सही नहीं बता पा रहे। तो उसने बस इतना सा मॉडिफिकेशन किया। उसने कहा कि हम क्लोज लूप से, हम क्लोज लूप के अंदर सिर्फ करंट को नहीं देखेंगे, हम करंट के साथ साथ क्या देखेंगे? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने कहा ये आपका फाइनल रिलेशन है जो हर सिचुएशन के लिए वैलिड है, चाहे वहां पे वायर हो या ना हो, ये हर सिचुएशन के लिए वैलिड है। अब चेक करो किसको कहां डाउट है, इसको नोट डाउन कर लो और कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार जो उसने मॉडिफाई किया था ना, उसको एक बार फिर से समझाना। बिल्कुल। देखो भाई फिर से कैपेसिटर वाला ही लो, ये और ये। मैं कह रहा हूं आप 3 लूप्स ड्रॉ करो। एक लूप जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, मेरे को बताओ इस लूप के अंदर वायर आ रही है? आ रही है। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है? कर रहा है। तो एम्पेयर का इस वाली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये यहां तक तो एम्पेयर लॉ बिल्कुल सही चल रहा था। भाई अगर मैं पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ यहां तक बिल्कुल सब चीजें सही एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज। कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है, बिल्कुल सही। सिमिलरली यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यू लिया था, अगर पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो उसको भी एम्पेयर एक्सप्लेन कर पा रहा था। उसने कहा भैया इसके अंदर भी तो वायर आ रही है, लूप के अंदर वायर आ रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन वो इस वाले लूप के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एम्पेयर के हिसाब से पॉइंट आर पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पे कोई वायर नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो मतलब फिर तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ पॉइंट पी के लिए वैलिड हुआ, पॉइंट क्यू के लिए वैलिड हुआ, पॉइंट आर पे तो क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई तू फेल नहीं हुआ है, तूने बस थोड़ी सी चीजों को अधूरा, मतलब इनकम्प्लीट लिखा है। उसने कहा इस फॉर्मूले में बस एक चीज और ऐड कर ले। क्या ऐड कर ले? उसने कहा म्यू नॉट आई इनक्लोज, मतलब जो कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट आएगा उसको तो हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ के साथ हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंसिडर करना पड़ेगा, जहां पे कोई वायर नहीं होगी लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
तो अगर मैं पॉइंट पी की बात करूंगा तो पॉइंट पी के लिए डी 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। पॉइंट Yes, क्यू के लिए भी sir. आईडी 0 हो जाएगा। लेकिन Yes, पॉइंट आर के लिए क्या 0 हो जाएगा? IC. आईसी 0 हो जाएगा और आईडी आने लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला हर सिचुएशन के लिए वैलिड होगा, चाहे कंडक्टिंग वायर हो या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये दोनों सिचुएशंस के लिए वैलिड होगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो बेसिकली था एम्पियर का लेकिन प्रॉपर मॉडिफिकेशन दिया मैक्सवेल ने। Yes, sir. हो गया। सर प्रीवियस स्लाइड बताना एक बार। यस सर हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। अब यार अगर मैं ईएमएफ की, अभी इस फॉर्मूले में एक और चेंज है, अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो फेरेडेज लॉ के हिसाब से वो था डी फाइव बाई डी टी भैया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। हाँ कंचन, ये सब डका रहे पका रहे हैं बातें, सब ले लो माइक ऑन करके। चलो भाई, ये तो इंड्यूस, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हो गया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब हमें तो एक रिवर्स रिलेशन चाहिए कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो। तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते थे, यस इनटू डी फाइव ई। डी फाइव ई का मतलब समझा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, बस इस आई डी की वैल्यू को यहां रख रहे हैं। तो हमारे पास यही फाइनल फॉर्मूला हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यू नॉट इनटू आई सी एज इट इज, आई डी की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये और नोट डाउन कर लो। हो गया भैया कंप्लीट? यस सर हो गया। तो चलो आ जाओ। तो जैसे मैंने बोला कि मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समराइज कर दिया, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, उसने पूरे को समराइज कर दिया। समराइज किया उसने बेसिकली 4 इक्वेशंस में, जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स वगैरह में तो पूछते ही है मैक्सवेल इक्वेशन, कि भैया कौन कौन सी 4 इक्वेशंस है जो मैक्सवेल ने भले ही खुद नहीं बनाई नहीं हो, मतलब मैक्सवेल ने खुद ने नहीं बनाई ये इक्वेशंस, लेकिन उसने मॉडिफाई इस कर इक्वेशन दी। की हेल्प से, मॉडिफाई किया। बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूं मॉडिफाई भी नहीं किया, कुछ इक्वेशन है, मतलब ये बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस में वो इक्वेशंस हैं जिससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समराइज किया जा सकता है, पूरा स्टडी किया जा सकता है। सबसे पहली इक्वेशन तो है हमारे पास गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको याद होना चाहिए भैया, क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रल है ई डॉट डी एस, और ये किसके बराबर होगा? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दी, लेकिन वो कह रहा है कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन फॉर्मूलों से पढ़ी जा सकती है। सेकंड है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैं लॉ लिखना भूल गया हूं भैया, भावनाओं को समझ जाना। गॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया मैंने ऊपर, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है भैया? हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए?
जीरो। जीरो के बराबर होना चाहिए। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये हमेशा जीरो के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल्स और मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। और समझो, अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्फेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, स्फेयर का मतलब क्या है? क्लोज लूप या क्लोज सरफेस? क्लोज लूप। वाह, सुनो सुनो, क्लोज लूप का मतलब सबसे पहले क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब कोई भी 2D सरफेस, 2D सरफेस में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? जैसे कि भैया सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब चीजें, डिस्क, ठीक है, शीट, ये सब हमारे पास 2D सरफेस है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट में आप सर्कल को नहीं ले सकते, सर्कल 3D नहीं है, तो फिर इधर क्या आएगा? स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, ये सब हमारे पास 3D सरफेस है। क्लोज सरफेस को हम DS कहते हैं, DS से डिनोट करेंगे। क्लोज लूप को हम किससे डिनोट करेंगे? DL से। इस चीज को याद रखो पहले तो अब मैं कह रहा हूं, मैं आपको क्लोज सरफेस ड्रॉ करके दे रहा हूं। क्लोज सरफेस का मतलब अभी याद रख लेना, मैं स्फेयर की बात कर रहा हूं, स्फेयर, ठीक है? तो मेरे को बताओ, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा ऐसा डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे या सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं? डाइपोल। सिंगल सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने एक सिंगल चार्ज लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर से बाहर की तरफ निकलेगी। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ निकल रही है बाहर की तरफ, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। लेकिन सपोज जितना ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं उतना ही नेगेटिव चार्ज रख दूं, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा, कैंसिल। भैया न्यूट्रल हो पॉजिटिव जाएगी। की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटवर्ड्स होती है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। और अगर मैं दोनों चार्ज को सेम ले रहा हूं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अंदर भी आएगी। अंदर भी आएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो डाइपोल्स के लिए, आई रिपीट, डाइपोल्स के लिए क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो आता है। आप इतना याद रखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर डाइपोल है और क्लोज सरफेस है, तो इसकी वजह से हमेशा फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। अब चार्जेस के साथ क्या है भैया? चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पॉजिटिव को ज्यादा ले सकता हूं, मतलब चार्जेस एज अ सिंगल मोनोपोल्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं, तो भैया मैग्नेटिज्म के अंदर तो हमारा कभी भी मोनोपोल होता ही नहीं। मैग्नेट हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगी? डाइपोल की तरह। तो अगर मैग्नेट हमेशा डाइपोल की तरह एग्जिस्ट कर रही है, तो जितनी फील्ड बाहर निकलेगी, उतनी ही फील्ड हमेशा क्या करेगी? अंदर भी आएगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? जीरो। तो इसलिए ये गॉस लॉ है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा क्लोज लूप से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आएगा हमेशा, क्योंकि चार्जेस ऐसा मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं। यस सर। थर्ड फॉर्मूला, भैया थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? थर्ड फॉर्मूला तो आपको पता ही है, दैट इज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या था वो लिख दो भैया। मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा IC प्लस ID, और ID की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट E by dt। वेरी गुड। चेक करो पहले तीन फॉर्मूले में कोई डाउट है? नो सर। बढ़िया। आ जाओ फोर्थ वाले फॉर्मूले पे। फोर्थ वाला फॉर्मूला है हमारे पास फेरेडेज लॉ। बस उसने कहा ये चार फॉर्मूले हैं जिससे आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो। फेरेडेज लॉ अभी अभी आपको बताया ही था, E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू d phi by dt। लेकिन अब एक चीज समझ लो इसमें यार, इंड्यूस्ड EMF, EMF का मतलब पोटेंशियल है,
क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ रखा है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr? यस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ रखा हो। यस सर। dr का मतलब dl, तो बस उसने यही किया, उसने इस EMF को यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ, और ये लाइन इंटीग्रल है बिकॉज dl है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल्स टू d∅/dt। ये हो गए 4 फॉर्मूले, लिख लो, जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस कहा जाता है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। सर प्रीवियस स्लाइड। सॉरी, आप ये वाली कह रहे होगे। यस सर। यस सर, हो गया। Yes. तो यहाँ तक भी हो गया, अब आगे बढ़ो, बस 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और आपका चैप्टर खत्म। भाई चैप्टर क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया, मैं चित्रांश घर पे ही हूँ, अब हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन हमें देगा लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बेसिकली एक लाइट है। तो बस उसी के रिलेशन में फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला, कि भैया C न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, बताओ जरा, क्या फॉर्मूला है इन तीनों के बीच में रिलेशन का? नहीं पता, चलो इधर फटाफट। भैया म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सर 8.8 ठीक है, उसको छोड़ दो, अब उसको छोड़ दो, मेरे को बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना। यस सर। तो अब क्या करो भैया, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पाई से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 पाई से ही डिवाइड कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज छोड़ दो। अब भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 into 10 raised to power -9 डिवाइडेड में 9 इंटू 10 टू द पावर +9। चेक करो एक बार, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर आ गया। 10 टू द पावर -7 को नीचे ले जाओ, क्या होगा फिर उससे? सर 7 प्लस हो प्लस जाएगा। का 7 हो जाएगा और तो 16 1 बन डिवाइडेड जाएगा। बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 16 लिख दूं? यस सर। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर? यस सर। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या है? लाइट ऑफ स्पीड, नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/c² आएगा। तो मतलब ये C का फॉर्मूला याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट के बीच में जो रिलेशन है इन तीनों का, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज C इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले से तो पता चला था कि भैया लाइट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों में रिलेशन है, कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C की वैल्यू आ रही है, तो मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशन। पहला फॉर्मूला एक ही याद रखो। हो गया सर। हो गया? अरे यार ये क्या दिक्कत आ रही? यस सर हो गया। एक मिनट रुको प्लीज। शिट भैया, यार क्लास कभी भी एंड हो सकती है, पता नहीं मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं ले रहा है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले पहले चलो चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, लेट्स सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में किया था। जैसे मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये तो आपको पता चल ही गया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों क्या कर रही होगी? इंटरसेक्ट। ऑसिलेट कर रही होगी एक दूसरे के सबके परपेंडिकुलर। यस यस सर। सर। तो वो ऑसिलेट कर रही है भैया। अगर आपको एसएचएम याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एसएचएम की इक्वेशन हुआ करती थी। Yes, सिमिलरली मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यही होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी E बी naught। नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मतलब ये वाला टर्म तो फेज डिफरेंस कहलाता है हमारा, ये तो हमने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखा है। yes sir. ये वाला टर्म हमारा होगा फेज डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया? ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो Yes, अगर yes. मैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करूं तो याद रखो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? Yes sir. यस सर। भाई वेरी गुड, इसको भी नोट डाउन करो। कर लिया सर। कर लिया, बढ़िया बढ़िया। यस सर हो गया। चलो अब नेक्स्ट चीज, लास्ट फॉर्मूला बस। भाई लास्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है? अगर मैं इस सी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूं, सी यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक बार चेक करो अच्छे से, आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है या इसको समझाना? आता है समझ। भैया सीधी सीधी बात, अभी मैंने आपको यही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी जहां पे तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा वेक्टर्स में। ये कब होता है? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमारे पास सी वेक्टर आता है, और ये सी वेक्टर हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के भी। अब मैं अगर किसी भी एक क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहूं तो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से फाइंड हो सकती है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इधर मैंने वही लिखा कि अगर मैं सी फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे को किन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। Yes, तो sir. यही चीज मैंने यहाँ लिख दी और नीचे उसी चीज की मैंने क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आ गया कि जब भी मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो E क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस B। यस हो गया। हो गया। तो बस ये आपके आपके फॉर्मूलेज हो गए। बस ज्यादा एक फॉर्मूला और कह सकते हो कि भैया एक फॉर्मूला और क्या आता है? एक फॉर्मूला आपका कभी कभी आता है इंटेंसिटी पूछने का, इंटेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? भैया इसका फॉर्मूला लिख लो, ई बी बाय न्यू नॉट, ई बी बाय न्यू नॉट। अब बुक्स में क्या दे रखा होगा, अगर आप बुक्स में देखोगे ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो तो आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ई का फॉर्मूला क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली बी का फॉर्मूला भी क्या होगा? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? ई नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाय न्यू नॉट इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस सर। और इसी के बेसिस पे अब आप बताओगे, आप भैया नॉन मेडिकल वाले मैथ्स वाले बच्चे हो। एवरेज, एवरेज का मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए। भैया मेरे को बताओ वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। वैल्यू पूछ रहा हूं, एंगल नहीं। एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? भैया जैसे आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या ये पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट एवरेज निकालते हैं एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये वैल्यू कितनी आती है? जीरो। जीरो आ जाती है। क्यों आती है जीरो? क्योंकि इधर हमारा करंट साइन थीटा पे डिपेंड करता है और साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? जीरो।
लेकिन ये साइन थीटा की और कॉस थीटा की होती है। मैं साइन स्क्वायर थीटा की पूछ रहा हूँ भैया, एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की कितनी होती है एक कंप्लीट साइकिल के लिए? क्या आपने मैथ्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ाई है? 1 minus cos square theta. फिर उसको आगे कंप्लीट करोगे, नहीं याद कोई बात नहीं, लिख लो अभी फिलहाल के लिए। भैया याद रखना, एवरेज मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो बस आप क्या करोगे, इस वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा से। 1/2. 1/2 से। तो आपके पास आई एवरेज कितना आया? E नॉट बी नॉट बाय 2 न्यू नॉट। ये लिख लो फॉर्मूला ये, लेकिन एक कंप्लीट साइकिल के लिए है एवरेज वैल्यू। और अगर आपसे कोई वैसे पूछे जनरल इंटेंसिटी तो फिर ये वाला फॉर्मूला। सर प्रीवियस स्लाइड बताना एक बार। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, चेक कर लेना, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे उनको। Okay, सर नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली ये लो। ये ऐसे हो गया। नहीं चित्रांश, ऐसा तो नहीं है, क्यों ये काहे पूछ रहे? चलो भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लीज चेक करना, हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9 न्यूटन पर कूलम अलोंग वाई एक्सिस। ये वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या बताना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों। चलो ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आपको वेव पता है कि वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है एज वेल एज वैल्यू। नहीं राधिका मैडम, 30th नवंबर इज द लास्ट क्लास, मतलब कल। देखो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरा लैपटॉप कुछ ऐसे कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, चार्ज नहीं ले रहा, पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया। तो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता चले जाता हूँ, बस चेक करते रहना। भाई सबसे पहले अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। तो अगर मेरे को B निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, E बाय C। E की वैल्यू कितनी है 9, C की वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 power 8. तो ये सब कैंसिल हुआ, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 3 into 10 power -8. भैया वेरी गुड, 3 into 10 to the power -8। और यूनिट आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। पहले चेक करो यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है या रिपीट करूं? आ गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था कि भैया हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब बात आई है डायरेक्शन की, भैया डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी? तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड विल गिव अस द वैल्यू डायरेक्शन फॉर स्पीड ऑफ अ वेव। तो एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड है J के अलोंग,
मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं पता और आपकी जो स्पीड ऑफ अ वेव है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब आई कैप। भाई आपको क्लॉक रूल पता होना चाहिए। मेरे को बताओ जे के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे पॉजिटिव के आए, पॉजिटिव आई आए, सॉरी। अरे तो क्लॉक रूल चलता है ना, आई इंटू जे क्या होता है, कैप। के कैप। अगर मैं सिमिलरली जे इंटू आई करूंगा तो क्या आएगा, कैप। तो भैया जे के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे पॉजिटिव आई आए, प्लस के कैप। तो यहाँ पे फाइनल आंसर पता चल गया, दैट इज प्लस के कैप, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है आउटवर्ड्स। तो जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई। हाँ निश बोलो, क्या डाउट है? क्योंकि डायरेक्शन का मतलब इधर पॉजिटिव नेगेटिव सबके साथ बताना है। अनिश कुछ डाउट है, गलती से हैंड रेज हो गया? गलती हो गया था। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। इस चैप्टर से भैया फुद्दू क्वेश्चन ही मिलेंगे, मतलब फिर से बोलोगे फुद्दू एक गाली होती है, मेरे को पता नहीं था, मतलब हलवा क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन। भैया आपको बताना है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शंस भी दे देता हूं इसमें भैया। ऑप्शन है हमारे पास LT-1, ऑप्शन बी L²T-2, ऑप्शन सी L-1 इंटू टी, और ऑप्शन डी L⁻²T⁻²। चलो बता दो फटाफट, ये तो बिल्कुल इंस्टेंट क्वेश्चन है। अरे इसमें आंसर तब तक बता भी देते यार, हमें पता है ना C होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन। यस सर। तो दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली C² इज